आज हम लोग डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो चैप्टर है उसमें जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन है क्रोमियम, जिसका परमाणु क्रमांक 24 दिया है आपको, और कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक आपको 29 दिया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर आपको परमाणु क्रमांक नहीं दिया होगा तो आपको 1 से लेके 23 तक परमाणु क्रमांक ऑलरेडी जो है याद होने चाहिए। तो परमाणु क्रमांक अगर पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एस पी डी एफ ये कोष होते हैं। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। और जो ऑर्बिटल है इसमें 1 रहेगा, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल रहेंगे। ऑर्बिटल माने कक्षकों की संख्या। तो एस में कक्षकों की संख्या 1 रहेगी, पी में आपकी पी ब्लॉक में 3 रहेगी, डी में 5 और एफ में 7। और एक कक्ष में या एक ऑर्बिटल में जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो जब ऑर्बिटल 1 है तो इसमें 2 रहेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से कम तो रह सकते हैं मगर 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 रहेगी। तो जब ये हमको ज्ञात हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जो टेक्निक है कि 1 को 1 बार लिखो, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार लिखो और 4 को 1 बार लिखेंगे। फिर से देखिए, 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार और 4 को 1 बार। इतना अगर याद कर लेंगे तो आपके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े ही आराम से हो जाएंगे। तो आप हमको एस पी डी और एफ का वितरण करना होगा। तो कैसे देंगे? पहली कक्षा 1 लिखा है तो इसको बांटना चालू करिए, तो इसको एस देंगे। अब 1 कहीं नहीं लिखा है तो फिर नए सिरे से बांटेंगे, फिर से दीजिए। तो 2 को पहले एस दे दिया, फिर 2 लिखा है तो अब इसको पी देंगे। अब 2 कहीं नहीं लिखा है तो फिर से नए सिरे से 3 को सबसे पहले क्या देंगे? एस, फिर 3 को देंगे पी, फिर 3 को देंगे डी। अब 3 कहीं नहीं लिखा है तो फिर से बांटेंगे, तो 4 को दे देंगे एस। तो इस 30 तक के लिए ये क्रम रहेगा हमारा 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s। फिर से देखेंगे, 1 1 बार रहेगा, 2 2 बार रहेंगे, 3 3 बार और 4 1 बार रहेगा। तो 1 के साथ s रहेगा, फिर 2 के साथ s, 2 के साथ p, फिर 3 के साथ s, 3 के साथ p और 3 के साथ d और 4 के साथ s रहेगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से लेके 3p तक, 1s से लेके 3p तक तो इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। कैसे भरेंगे कि s पे 2, s पे 2, p पे 6, s पे 2 और p पे 6 रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहा है तो पहले हम लोग 4s को भरेंगे। पहले 4s को भरेंगे, पहले 4s को भरेंगे, बाद में 3d को भरेंगे। तो पहले 4s को भर लेंगे, उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहे हैं अतिरिक्त तब 3d में जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे 3d में कि d जो ऑर्बिटल है हमारा, d में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन अगर बच रहे हैं, यानी इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, तो आधे से 1 कम या पूरे से 1 कम अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो पड़ोस से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी कि अगर जो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं या 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो ये 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और ये अपवाद स्वरूप अभाव के नियम का पालन वहां पे नहीं होगा। तो क्रोमियम का हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर ऑफ 24 होगा। तो वैसे लिखेंगे हम लोग 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s लिख लिया। उसके बाद 24 इलेक्ट्रॉनों का हमको वितरण करना है। जितना परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो 24 इलेक्ट्रॉन हमको इसमें बांटना है। तो देखेंगे, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, फिर s है तो 2, फिर p है तो 6, फिर s है तो 2, फिर p है तो 6। अब हमको बांटने तो 24 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले गिन लेंगे, 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18। हमने बताया था 3p भरने के बाद में पहले हम लोग किसको भरेंगे? 4s को भरेंगे।
तो एस पे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। तो 6, 6 12, 2 14, 2 16, 2 18 और 2 20। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे 4, तो हो गया 24। मगर हमने बता दिया था कि 3D में अगर 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो ये पड़ोस से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये अपवाद है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 और यहाँ पे आपके हो जाएंगे 5। तो ये आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे Zn जिंक का, तो इसका कॉपर का। तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s। तो ये दोनों जो हमारे हैं, ये दोनों हमारे अपवाद हैं और ये अहबाव के नियम का पालन नहीं करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अहबाव के नियम के अनुसार भरे जाते हैं, मगर क्रोमियम और कॉपर जो है अहबाव के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए दोनों क्या है, अपवाद हैं। फिर देखेंगे तो s के पास 2, फिर s के पास 2, p पे 6, s पे 2, p पे 6। अब 3p भरने के बाद में अकॉर्डिंग टू अहबाव के नियम के अनुसार पहले s को भरेंगे, तो ये 2 हो गया। तो 6 2 8, 6 14, 2 16, 2 18, 2 20। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 29 है, तो यहाँ पे हो गया 9। मगर याद रखिएगा कि 3D में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पड़ोस से एक ले लेगा, तो इसके पास 1 हो जाएगा और इसके पास 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया गया। एक बिना अपवाद का देख लेते हैं, जैसे मैंगनीज Mn 25। तो 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार और 4 1 बार। तो s पे 2, s पे 2, p पे 6, s पे 2, p पे 6। 3p तक भरने के बाद में 6 2 8, 6 14, 2 16, 2 18, 4s को भरेंगे तो 2 20 हो गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। तो बाकी 30 तक क्रोमियम और कॉपर को छोड़ करके अहबाव के नियम के अनुसार पहले 3p जब भर जाएगा और इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो पहले s में जाएंगे, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास बच रहे हैं तो d में जाएंगे। तो इस तरीके से क्रोमियम, कॉपर और मैग्नीज का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 से लेकर 30 तक जो है इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर निकालना सीखेंगे। तो उसमें दिया है क्रोमियम प्लस प्लस, इसका निकालना है। Fe प्लस प्लस में निकालना है Zn प्लस प्लस, Cu2 प्लस। इसमें हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसको नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनका नंबर ज्ञात करना है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्रोमियम। तो आयन लिखने से पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। हम जैसा हमने बताया कि s के पास 2 2 6 2 6। 3p तक भरने के बाद में हम लोग पहले 4s को भरते हैं। तो 6 2 8, 6 14, 2 16, 2 18 और 2 20 और 4 24 हो गया। मगर क्योंकि ये अपवाद है, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, तो पड़ोस से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या करना है, 2 बार प्लस लगा, इसके मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो पहले हमारे पास थे 24, तो इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास बचे 22, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमको कम करने हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से कम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब 2 कम करने हैं, तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इसमें से कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बचेगा हमारे पास 4 बचेंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 4 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चूंकि हमने बताया था s p d और f, s में ऑर्बिटलों के नंबर 1 होता है, p में 3, d में 5 और f में 7। तो बाहरी कक्षा में d है, तो कितने होंगे, 5 होंगे ऑर्बिटल इसके पास। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो 1 2 3 और 4, चारों इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ गई वो 4 आ गई। फिर देखेंगे, एक और देख लेंगे, Zn का देख लेंगे। तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। मगर लिखा है Zn2 प्लस, तो इसका मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 28, तो ये वाले कम हो जाएंगे।
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। तो बाहरी कक्षा में d ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल होंगे इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये पूरा पूरा भरा है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ गई वो 0 आ गई। और उसके बाद Fe और Zn क्रोमियम का बता दिया हमने, Zn का बता दिया, तो Fe का और Cu2 प्लस का ये अपने आप कीजिएगा और इसी तरीके से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है कि Cu प्लस और Cu2 प्लस दो आयन आपको दिए रहे होंगे और आपसे पूछेगा कि ये जो है कौन रंगहीन है और ये रंगीन है। तो कारण सहित बताइए कि Cu प्लस जो आयन है आपका रंगहीन है और Cu2 प्लस आपका रंगीन है। अगला क्वेश्चन इसी में है कि Mn3 प्लस आयन की अपेक्षा Mn2 प्लस आयन अधिक स्थायी है। तो रंगीन या रंगहीन या स्थायित्व के बारे में जानने के लिए हम लोगों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। देखिए पहला वाला, तो कॉपर का पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। मगर ये अपवाद है तो ये पड़ोस से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम लोग Cu प्लस का करेंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो ये वाला कम हो जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि वाह्य कोश जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण पूरित। इसका जो वाह्य कक्ष है डी कोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए और 10 हैं। उसके बाद हम लोग Cu2 प्लस का करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, 29 थे 27 करने हमको, तो एक इससे कम करेंगे, एक यहाँ से कम करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d9, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो अब देख रहे हैं हम लोग ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो जो भी पूर्ण रूप से भरा होगा, जिसका पेट भरा होगा, वो हमारा रंगहीन होगा और जिसमें अपूर्ण होगा वो हमारा रंगीन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की सहायता से भी समझ सकते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इलेक्ट्रॉन 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ गई 0 आ गई, और जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी वो आयन हमारा रंगहीन होगा। यहाँ पे देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी में 5 बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन 9 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 1 आ गई। तो जिसमें भी 0 से अधिक कितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो हमारा रंगीन होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करके दिखा देंगे। उसके बाद लिखेंगे क्योंकि Cu प्लस जो है ये हमारा पूर्ण रूप से भरा हुआ है तथा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसलिए ये आयन हमारा रंगहीन है। जबकि Cu2 प्लस में ये जो अपूर्ण है यानी कि पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जा रही है, इसलिए यह हमारा रंगीन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है Mn3 प्लस और Mn2 प्लस में अधिक स्थायी कौन है। तो सबसे पहले हमको Mn का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d और 4s। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और पहले 4s भरेंगे तो 2 20 और 5 25। उसके बाद में Mn3 प्लस करेंगे हम लोग, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 25 से 3 गया 22, तो 3 2 यहाँ से कम हो जाएगा, 1 यहाँ से कम हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 और 3d। 2 यहाँ से कम, 1 यहाँ से कम, तो इसके पास बचा 4। तो जब 4 बच गया तो ये क्या है, अपूर्ण हो गया। उसके बाद Mn2+, तो 2 कम करेंगे तो 25 से 2 जाएगा तो 23 बचेगा। तो केवल यही वाले 2 कम हो जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5। ये हमारा अर्धपूरित है, ये अपूर्ण है, आधे से कम है, और ये अर्धपूरित है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, तो इसके पास 5 यानी अर्धपूरित है ये। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एक ही आयन दिया हो, उस पर आवेश अलग अलग हो, तो उसमें से पूछे कि कौन अधिक स्थायी होगा, तो जो भी जिसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आधा भरा होगा वो ज्यादा स्थायी होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधे से कम या पूरे से कम होगा वो कम स्थायी होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि Mn2+ Mn3+ की अपेक्षा अधिक स्थायी होगा। फिर से देखेंगे, अगर जो Mn3+ और Mn2+ में स्थायित्व पूछेगा तो पहले Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा आधा भरा हुआ है तो ये ज्यादा स्थायी है, और ये अपूर्ण है इसलिए कम स्थायी है। अगला क्वेश्चन है, Fe2+ तथा Fe3+ में कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है तथा क्यों। तो स्थायी अस्थायी पूछे, ये रंगीन या रंगहीन आयन पूछे, या पूछे कि कौन सा आयन अनुचुंबकीय है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले Fe, तो Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होगा। फेकोनिकोजन 30, 29, 28, 27, 26 होगा। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 6, 26। उसके बाद में लिखा है Fe2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 24 बचेगा। तो ये 2 कम हो गए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d। 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 2, 20, 6, 26, 3d6 बचा। उसके बाद हम लोग Fe3+ का करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 23 बचेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 ये कम होंगे, एक और कम हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 3d5। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि D में मैक्सिमम या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, तो यहाँ पे 6 हैं, ये अपूर्ण है, और यहाँ पे 5 है तो ये अर्धपूरित है। तो जो आयन अर्धपूरित होगा वो अपूर्ण से अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पे 6 हैं तो ये जो अपूर्ण है, और ये अर्धपूरित है, आधा भरा हुआ है। तो जो आयन आधा भरा हुआ होगा वो अपूर्ण आयन से अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को पूछ रहा था कि कौन सा अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय भी बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। D है तो D में 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे बिना जोड़े के 4 आ गए। तो जिसमें भी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आ गई। और जो अनुचुंबकत्व का गुण होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पे कम है, इसलिए जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी वो आयन दूसरे आयन से ज्यादा अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय तो ये दोनों हैं,
मगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है युग्मित और इसमें 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये वाला आयन इसकी अपेक्षा अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो पेपर में अगर आ गया कि Fe2+ तथा Fe3+ में से कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय होगा, तो पहले हम लोग फेरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाद Fe2+ का करेंगे और Fe3+ का करेंगे, फिर दोनों में अयुग्मित नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो है नंबर निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले में Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आई है और जबकि Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आई है। और जो अनुचुंबकत्व का गुण होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अपेक्षा अधिक है, इसलिए Fe3+ जो आयन है वो Fe2+ की अपेक्षा अधिक अनुचुंबकीय होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Zn+2 लवण रंगीन होता है जबकि Ni2+ लवण रंगीन होता है। तो रंगीन या रंगहीन की जब भी बात करेगा, सफेद की बात करे और रंगीन की बात करे, तो सबसे पहले Zn का जो परमाणु क्रमांक होता है 30, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 10, 30। ये हो गया। फिर हमको करना है Zn2+ का। Zn2+ का यानी 2 कम कर देंगे तो दिए 2 वाला कम हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। तो y कोष में d आ गया। d में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और 10 ही है, तो ये पूर्ण पूरित है। यह लिख देंगे पूर्ण रूप से भरा हुआ। उसके बाद में हम लोग करेंगे Ni। तो निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30, 29, 28 होता है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। 30, 28, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 8 है तो 8, 28। हमको करना है Ni2+ का। तो यहां से 2 कम करेंगे तो ये 2 कम हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d8। तो देखेंगे ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है और ये जो है अपूर्ण है। उसके बाद में हमको बताना है कि रंगीन और रंगहीन और रंगीन। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए डी है हमारे पास। तो डी में 5 होते हैं ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है 10। तो 1, 2, 3, 4, 5 पहले ऊपर की ओर भरेंगे, फिर 6, 7, 8, 9 और 10 सारे जोड़े से हो गए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 0 आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डी है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। 8 भरने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ गई, हमारे 2 लोग हैं बिना जोड़े से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 आ रही है और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आ रही है। ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जिसका पेट पूर्ण रूप से भरा होगा या जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी वो आयन आपका कलरलेस या रंगहीन होगा। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ भी आए, 0 से ज्यादा कुछ भी आए और उसका y कोष अपूर्ण रूप से भरा हुआ हो, तो वो जो आयन होगा आपका रंगीन हो जाएगा। तो जब भी रंगीन और रंगहीन की बात करेगा तो पहले दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए। जिसमें भी आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 प्राप्त हो रही हो और y कोष मतलब इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो वो आयन आपका रंगीन होगा। और जिसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो रही हो और y कोष उसका अपूर्ण रूप से भरा हुआ हो, तो वो आयन आपका रंगीन हो जाएगा। इस टाइप से 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे तो रंगीन और रंगहीन की कहानी आपको या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसी की बाद में डी और एफ ब्लॉक के जो टेक्निकल पार्ट था उसका पढ़ने के बाद में हम लोगों ये जो 7 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। जो टेक्निकल था वो सब हमने कवर कर दिया है। उसके बाद जो 7 क्वेश्चन है ये अपने आप याद कर लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इनको लिखने का अभ्यास कीजिए।
ये 7 क्वेश्चन है इस लेसन के और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको याद करके बार बार लिख लीजिएगा तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।